Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. So here is another video lecture for all of you. So that is patient care delivery system, and this topic comes under your management and it is the most important topic. So let's see what this topic covers. सो जब ये लेक्चर एंड होगा तो इसमें आपको क्या क्या पता चलेगा कि व्हाट इज़ असाइनमेंट, ठीक है, क्या पर्पस रहते हैं, उसके बाद क्या पर्सनल जो असाइनमेंट उसके क्या प्रिंसिपल है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, अगर किसी की स्पेशलिटी कोई फील्ड में है, उसके बाद आपको जो है पेशेंट केयर के लिए आप कैसे प्रोसेस ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो डिफरेंट मेथड ऑफ असाइनमेंट है उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। सो बेसिकली 7 मेथड्स रहते हैं पेशेंट डिलीवरी के लिए, केयर डिलीवरी के लिए। तो सबसे पहला ट्रेडिशनल होता है। ट्रेडिशनल में केस मेथड होता है, फंक्शनल, टीम, मॉड्यूलर और प्राइमरी नर्सिंग। और एडवांस में होता है केस मैनेजमेंट, प्रैक्टिस पार्टनरशिप, क्रिटिकल पाथवे एंड डिफरेंशिएटेड प्रैक्टिस। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है प्रोफेशनल नर्स का, वो यही होता है कि जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है उसमें जो सर्विसेज हैं, ठीक है, वो ऐसे उस पैटर्न में अरेंज करें कि पेशेंट की नीड फुलफिल हो, ठीक है। तो उसे क्या करना होता है, इफेक्टिव रिलेशनशिप्स बना के रखने, सो दैट कि जो पेशेंट के लिए जो वर्कर वहाँ पे काम करें, नहीं जो नर्सेस काम करें, वो इस तरीके से करें कि वो खुद को भी मैनेज कर सकें और अपने पेशेंट की केयर को भी मैनेज कर सकें। तो डेफिनेशन क्या है कि एक रिटर्न डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होता है, यानी कि रिटर्न फॉर्म होता है, ड्यूटीज़ लिखी हुई होती है उसमें कि पेशेंट को उन्हें क्या केयर प्रोवाइड करनी है, जो भी उस यूनिट में ट्रेन पर्सनल होगा। पर्पस क्या रहते हैं कि सबसे पहले जो भी नर्सिंग पर्सनल है उसको हमें सबसे पहले वर्क प्रोवाइड करवाना है, ठीक है, उसकी ड्यूटीज़ लिख के देनी है उसे। दूसरा क्या है कि जो नर्सिंग पर्सनल है यानी जो पर्सन है वहाँ पे, उससे आपको कॉपरेशन गेन करना है, ये देखने के लिए, इसलिए कि जो भी वर्क आप उसे दे रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है और उसी कोऑर्डिनेशन में आपके साथ वर्क कर रहा है। उसके बाद हाई लेवल ऑफ नर्सिंग केयर आपको रखनी है। दूसरा, आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी रखनी है और अनसर्टेनिटी को बहुत मिनिमाइज़ करना है। फिर उसके बाद क्या, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रखनी है बिटवीन स्टाफ मेंबर, ठीक है, स्टाफ आपस में अच्छे से कम्युनिकेट करें, टीम स्पिरिट अच्छी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लीडरशिप एबिलिटीज़ अच्छी हो, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि जो नर्स है उसको अपने रोल्स और ड्यूटीज़ इन एडवांस पता हो, कि जब भी हम कभी कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक रिटर्न फॉर्म रहता है कि आपकी ये ड्यूटीज़ हैं, आपको ये परफॉर्म करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्कलोड हमेशा कम करना है कि पेशेंट मतलब जो वहाँ पे नर्स है उस पर वर्कलोड ज़्यादा ना आए। प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले जो है एक हेड नर्स होगी या नर्स इंचार्ज होगी वो बनाएगी इसको, ठीक है। उसके बाद ये बेस किस किस पे होता है, सबसे पहला कि हर एक पेशेंट की नर्सिंग नीड क्या है उस हिसाब से और कितना टाइम उसकी केयर को लगेगा। दूसरा कि जो भी स्टाफ मेंबर उनकी क्या एबिलिटी है, ठीक है, उसके बाद स्किल क्या है, लेवल कौन सा है, प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है, इंटरेस्ट किस फील्ड में ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम उन्हें असाइन करते हैं। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है उसके बेसिस पे। उसके बाद क्या, वीकली प्लान किया जाता है और रिवाइज़ किया जाता है कि इन केस कभी ऐसा होता है कि एक पर्सन है अभी उसे ऑफ लेना है बीच में, तो उसकी जगह कोई दूसरा आएगा तो वो रिवाइज़ हो जाएगा कि वो किस हिसाब से काम करता है। उसके बाद क्या है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही, चाहे वो डायरेक्ट हो रही है, इनडायरेक्ट हो रही है या ग्रुप में हो रही है, तो उस चीज़ में ध्यान रखना। उसके बाद आपको देखना है कि जहाँ पर भी वो यूनिट है यानी जहाँ पर भी वो वार्ड है आपका, तो उस हिसाब से आपको ड्यूटीज़ असाइन करनी, ताकि जो नर्स है उसका टाइम और एफर्ट दोनों बच जाए। उसके बाद क्या है, बैलेंस रखना है आपको इसलिए। और उसके बाद क्या है कि एक काम को एक नर्स करेगी, आपको क्या करना है कि एक ही काम को 2-3 लोगों को नहीं बताना है, एक काम को सिर्फ एक ही को बताना है। कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है इफेक्टिव असाइनमेंट के, सबसे पहले कि डेफिनेट होता है और इजीली समझ में आ जाता है, सिंपल होता है, क्लियर होता है, साइन क्या हुआ होता है, रिटन होता है और इन एडवांस में वो नर्स को मिल जाता है। प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले एक जो नर्स इंचार्ज होगी या हेड नर्स होगी वो क्या करेगी, अपनी ड्यूटीज़ करेगी। तो वो क्या क्या करेगी, सबसे पहले प्लानिंग करती है, फिर असाइन करती है, फिर लीड करती है, फिर इवेल्युएट करती है, उसके बाद रिपोर्टिंग करती है। प्लानिंग में क्या करेगी, वो ये देखेगी कि पेशेंट कितने हैं, कैसे हैं, कितनी उनको केयर चाहिए, और उस जैसे कोई क्रिटिकल केयर का पेशेंट है, आईसीयू का पेशेंट है, तो उसमें वार्ड वाले को नहीं भेजेगी, कोई ऐसी नर्स होगी जिसकी आईसीयू की स्पेशलाइजेशन होगी तो वो उसको वहाँ असाइन कर देगी। तो इससे क्या होगा कि उसको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कहाँ पर कैसे करना है, कब करना है, ठीक है, कौन करेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। उसके बाद असाइन में क्या करना है कि अब आपको उसको एक रिटर्न शीट पर लिख देना होता है।
ठीक है। लीडिंग में आपको क्या करना है, फिर आप क्या करोगे, इसमें आप इंस्ट्रक्शन दोगे, मोटिवेशन दोगे, कोऑर्डिनेशन करोगे, ठीक है, राउंड्स वगैरह लोग करोगे वार्ड का, ठीक है। उसके बाद क्या है, परफॉर्मेंस चेक करोगे, कॉन्फ्रेंसेस रखेंगे आप। फिर इवैल्यूएटिंग में आप क्या करेंगे कि जो नर्स है और पेशेंट की प्रोग्रेस है, आपको उसकी चार्टिंग करनी है कि आपने जिस हिसाब से उसे वो दिया था तो वो उस हिसाब से हो रहा है कि आप पता वो नर्स उसको वो एबिलिटी से प्रोवाइड ना कर पा रही हो केयर, कोई दूसरी कर पाए, तो वो भी आपको चेक करना है। रिपोर्टिंग में आप क्या करना है, उसके बाद वो क्या करेगी, जो हेड नर्स होती हैं उसके बाद वो एक शिफ्ट रिपोर्ट बनाएगी जिसमें पेशेंट की नीड, स्पेशल ऑब्जर्वेशन, सेंसेस, बेड नंबर, क्रिटिकली इल पेशेंट, पोस्ट ऑफ पेशेंट जो है, या कोई स्पेशल नीड चाहिए उनको, या आने वाली जो शिफ्ट है उसमें लिख करके ओवर बेसिकली काइंड ऑफ वैसा बन जाता है। तो हमें वो बनाना होता है इसमें, जिसमें आपको पेशेंट की कंडीशन भी देखनी है, डेटा कंसर्निंग देखना है, एडमिशन, डिस्चार्ज, ट्रांसफ़र, डेथ, ये सारा कुछ उसको रिपोर्ट करना होता है। फिर जो नर्सिंग केयर डिलीवरी मॉडल्स हैं इसमें, ठीक है, इसी मेथड से हम क्या करते हैं, केयर प्रोवाइडर्स को पेशेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसकी मॉडल के एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ होते हैं, क्योंकि कोई भी एक सिंगल जो मेथड है वो आइडियल नहीं होता है। तो इसमें आप क्या करना है, आपको पेशेंट को इवैल्यूएट करना होता है, पेशेंट केयर को इवैल्यूएट करना है और मनी सेव करना है। तो मैनेजर का काम क्या होता है, जब वो मॉडल सेलेक्ट कर रहा है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल गोल देखेगा, गोल के बाद क्या करेगा, बजट देखेगा, बजट के बाद स्टाफ कितना है और यूनिट कितने हैं और पेशेंट कितने हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें मॉडल्स होते हैं, ट्रेडिशनल है और एक इंटीग्रेटेड है। ट्रेडिशनल वाले में टोटल पेशेंट केयर आती है, प्राइमरी नर्सिंग आती है, फंक्शनल नर्सिंग आती है, टीम नर्सिंग आती है, मॉड्यूलर नर्सिंग आती है। बट जो इंटीग्रेटेड होता है उसमें प्रैक्टिस पार्टनरशिप आती है, केस मैनेजमेंट आता है, क्रिटिकल पाथवे होता है और डिफरेंशिएटेड प्रैक्टिस आती है। ट्रेडिशनल में आपको क्या देखना है, टोटल पेशेंट केयर में केस मेथड, टीम नर्सिंग, मॉड्यूलर, फंक्शनल एंड प्राइमरी। तो की टर्म्स में इसमें आपको आगे मिलेंगे आर एन मीन्स रजिस्टर्ड नर्स, ठीक है, यूएपी यानी कि अनलाइसेंस असिस्टेड और नर्सिंग पर्सनल, ठीक है। एलपीएन क्या है, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स, और एलवीएन है लाइसेंस्ड वोकेशनल नर्सेस, ठीक है। तो टोटल पेशेंट केयर में हम क्या करते हैं, ये सबसे पुराना तरीका है। इसमें आपको क्या करना है कि ये पेशेंट के घर पे आप जाके देते हैं नर्स। इसमें पहले क्या होता था कि नर्स घर जाती थी, तो उसमें वो क्या उनके घर की साफ़ सफाई, खाना, जितने भी सारे पेशेंट और पेशेंट की फैमिली के लिए स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती थी, वो सारा का सारा वो नर्स किया करती थी और केयर भी प्रोवाइड करती थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बाद में 1930s में डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ कि हर कोई जो है वो नर्स को घर पे नहीं बुला सकता, क्योंकि चार्ज ज़्यादा लगता है, तो वो हॉस्पिटल जाने लगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो आपके नर्स और स्टूडेंट है वो भी केयर गिवर बन गया हॉस्पिटल में, पब्लिक हेल्थ एजेंसीज़ में। 1930s और 40s में क्या हुआ, हॉस्पिटल बढ़ते चले गए, जिससे क्या हुआ कि टोटल केयर जो है वो कंटिन्यू होती चलेगी, क्योंकि अब वो हॉस्पिटल में दी जा रही है। तो टोटल वाले में आप क्या कर रहे हैं कि जो वेल्दी और मिडिल क्लास है वो तो घर पे करा लेंगे, बट जो पुअर और इल है वो हॉस्पिटल में कराएंगे, ठीक है। केस मेथड में आपको क्या करना पड़ता है कि एक जो है वो एक वर्क पीरियड तक क्या करेगी, केयर प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और ये जो है क्रिटिकल केयर में सेटिंग्स में यूज़ किया जाता है, जहाँ क्रिटिकल पेशेंट होते हैं एंड जिनकी लाइफ होने वाली होती है उन पे। इसमें जो टोटल पेशेंट केयर है, कभी कभी हम ऐसे भी लेते हैं केस मेथड में, क्योंकि जो पेशेंट्स होते हैं वो ऐसा केस प्रोवाइड किए जाते हैं फिर तब कि ये केस आपका है, आप देख लीजिए, आपको लाइफ सेव करनी है, ठीक है। इसमें क्या है, इंचार्ज नर्स होती है, उसमें क्या है, नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, 3 नर्सिंग स्टाफ के अंदर उसने 3 पेशेंट्स को असाइन कर दिया, ठीक है। नर्स मैनेजर का रोल क्या होता है, जब केस मेथड की बात आती है तो मैनेजर को क्या देखना है कि सिस्टम का एक्सपेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसमें रजिस्टर्ड नर्स कितनी है वर्सेस एलपीएन्स और यूएपीस, ठीक है, अनलाइसेंस्ड, ठीक है, और लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल खाली, रजिस्टर्ड नर्स अलग होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखना है कि पेशेंट को रजिस्टर्ड नर्स की केयर चाहिए या फिर एलपीएन या यूएपी, इससे भी काम हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट केयर नर्स का रोल क्या है, इसमें होलिस्टिक केयर आपको प्रोवाइड करनी होती है, फिजिकल इमोशनल, ठीक है। उसके बाद क्या है, नर्स को जो अपने सारे काम पूरे करने से असाइनमेंट, पर्सनल हाइजीन, टीचिंग ऑफ द फैमिली और पेशेंट, सबको उसको टीचिंग देनी है और अपने टास्क को जो डेलीगेट नहीं करना है। एडवांटेज क्या होता है कि इसमें नर्स जो है वो अपनी ऑटोनॉमी से यानी अपनी मर्जी से सारे काम कर सकती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करेगी। दूसरा जो है, एक नर्स जो है वो सारे सेम पेशेंट को केयर करेगी, जिससे क्या होगा, अपनी शिफ्ट के टाइम पे जब वो सबको करेगी तो उससे सेटिस्फेक्शन होगा पेशेंट्स को कि हमें प्रॉपरली केयर मिल रही है। उसके बाद क्या है, पेशेंट को असाइन करना बहुत सिंपल होता है और डायरेक्ट होता है, इसमें कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जितने होंगे वो सारे उसी के हो जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद क्या कॉन्टीन्यूस हॉलिस्टिक और एक्सपर्ट नर्सिंग केयर होगी इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है कि नर्सिंग केयर की जो टोटल अकाउंटेबिलिटी आएगी वो सिर्फ उस टाइम के लिए उस नर्स पे जाएगी, ठीक है, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन पेशेंट की, फैमिली की, फिजिशियन की, स्टाफ की, सबकी मेंटेन रहेगी। और उसके बाद क्या है, लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी क्लियर रहेंगी, क्योंकि जो कर रहा है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, अकाउंटेबिलिटी भी उसकी। फिर जो नर्स पेशेंट और फैमिली है वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करते तो ईजिली स्पेसिफिक जो गोल है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, आपको पेशेंट की चेंजेस स्टेटस जो आ रहे हैं, हेल्थ स्टेटस में चेंजेस आ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप ही केयर प्रोवाइड कर रहे हो। उसके बाद क्या है, क्रिटिकल नर्स और जो पोस्ट एनेस्थीसिया रिकवरी एरियाज होते हैं वहाँ पर यूजुअली ऐसा किया जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि अब जो है एक नर्स जो है वो वही काम करती रह जाएगी जो कॉस्ट इफ़ेक्टिवली कोई भी लेस स्किल्ड पर्सन कर सकता है, ठीक है। जैसे सफाई वगैरह का काम जो वो 4th क्लास वर्कर कर सकता है तो वो भी एक नर्स करेगी तो उसके लिए काम बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या है, क्वालिटी केयर करने के लिए उसके लिए उन्हें हाईली स्किल्ड पर्सनल चाहिए होता है। उसके बाद क्या, सुपरविजन ऑब्जर्वेशन के लिए बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं, क्योंकि सारा काम तो खुद ही करना है। फिर उसके बाद क्या, ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई नर्स जो है वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है इतने पेशेंट्स के लिए, क्योंकि सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो अगर वो प्रिपेयर्ड नहीं है तो तब प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद क्या है, जो अर्ली हिस्ट्री है उसमें सिर्फ RNs यानी रजिस्टर्ड नर्स ही प्रोवाइड करती थी क्या, बट अब क्या है, बहुत सारे जिनके पास लाइसेंस नहीं है या लिमिटेड एजुकेशन है और वो पेशेंट के साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद क्या, जब नर्सिंग शॉर्टेज होगी तो हॉस्पिटल क्या करेगा, हेल्थ वर्कर्स को असाइन करेगा जो कि रजिस्टर्ड नर्स नहीं होंगे, तो उन्हें क्या है, केयर करनी पड़ेगी। उसके बाद जो को असाइंड RN होती है, यानी कि जो साथ वाली नर्स रहती हैं, जो असाइंड रहती हैं, क्या पता उनके पास हैवी वर्कलोड हो, या फिर ऐसा है कि उनके पास वर्कलोड बढ़ जाएगा, उसके पास क्या है, सुपरविजन की अथॉरिटी नहीं आएगी, अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, तो इससे क्या होगा, अनसेफ केयर हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों काम कर रहे तो सुपरवाइज कौन करेगा, ठीक है। फंक्शनल नर्सिंग जो है ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे आई थी। इसमें जल्दी जल्दी हॉस्पिटल्स बने थे तो वहाँ पे क्या हुआ था, नर्सिंग शॉर्टेज हो गई थी, तो इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे जो एनेसिलरी जो लोग हैं 3rd वगैरह 4th क्लास वर्कर, उनको भी ले लिया गया था पेशेंट केयर में। तो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड नर्स जो हैं वो क्या हुआ था कि सारी आर्म फोर्स में चली गई थी सर्व करने के लिए, तो घर पर किसी के नहीं बचा था। तो जब घर के लिए कोई रजिस्टर्ड नर्स नहीं बची थी तो नर्सिंग स्टाफ का जो हॉस्पिटल में कंपोजिशन है वो बदल गया था, ठीक है। तो अब उसमें क्या आने लगे थे, रजिस्टर्ड नर्स आने लगी थी, अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सनल आने लगे थे और लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्सेज आने लगे थे। तो इसमें फंक्शनल नर्सिंग में क्या होता है, इसमें एक जो एक स्टाफ मेंबर है, लाइसेंस्ड अनलाइसेंस्ड कोई भी हो सकता है, वो क्या करेगा, पेशेंट की केयर करेगा, मगर कुछ स्पेसिफिक केयर जो है वो नहीं कर सकता वो, बट बाकी काम वो कर लेगा, ठीक है। इसमें क्या करेगा, इंचार्ज होती है वो जो रजिस्टर्ड नर्स है वो मेडिकेशन करेगी, रजिस्टर्ड नर्स जो है वो ट्रीटमेंट करवाएगी, बाकी नर्सिंग असिस्टेंट जो है वो हाइजीन देखेंगे, क्लैरिकल हाउसकीपिंग देखेगा एक पेशेंट का, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें रहता है कि चार्ज नर्स है, जो LPN है आपके वो ओरल मेडिकेशन करेंगे, UAP क्या करेंगे, वाइटल साइन हाइजीन देखेंगे, रजिस्टर नोट क्या करेंगे, एडमिशन और मेडिकेशंस करेंगे। ये यूजुअली आज के टाइम पे यूज़ होता है, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन केयर हो जाएगा, असाइनमेंट होंगे, फैमिलियर होंगे, जिससे पता चलेगा कि सारे पेशेंट्स को क्या ज़रूरत है। उसके बाद जो नर्स मैनेजर का रोल इसमें क्या होता है कि वो सेंसिटिव होनी चाहिए ताकि वो जो है क्वालिटी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या, पेशेंट आउटकम अच्छे से अचीव होने चाहिए। उसके बाद इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट का यूज़ करके और लीडरशिप स्किल का यूज़ करके वो क्या करेगी, स्टाफ का परसेप्शन चेंज करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेगी, वो असाइनमेंट्स रोटेट करती रहेगी। उसके बाद स्टाफ मीटिंग करवाई जाएगी बार बार, ताकि अगर स्टाफ को कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी अपने व्यू शेयर करने, एक्सप्रेस करना है तो वो कर सकते हैं। और उसके बाद डायरेक्ट और क्या रोल है कि जो नर्स हैं वो उनको ट्रेनिंग ही ऐसी मिलती है, एजुकेशन ही ऐसी मिलती है कि वो पेशेंट को होलिस्टिकली केयर प्रोवाइड करें, ठीक है। तो उस हिसाब से केयर प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद क्या करना है कि जो वो भी टास्क करने होते हैं जो यूजुअली इंचार्ज नर्स को दिए जाते हैं, तो वो टास्क भी आपको करने होते हैं। एडवांटेज का तो इसमें स्टाफ जो बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव बन जाता है, ठीक है, कि उससे रोज़ का जो भी काम करना है आप दोगे तो इफेक्टिव और एफिशिएंट हो जाएगा। उसके बाद जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएंगे जल्दी जल्दी। उसके बाद लिटिल कन्फ्यूजन नहीं रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके। अनस्किल्ड वर्कर्स को भी आप ट्रेन करके काम करवा सकते हो। उसके बाद क्या है, रजिस्टर्ड नर्स जो है बहुत कम होंगी तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। फंक्शनल
इन कौन कौन से एरियाज़ में काम करेगा, कैसे ऑपरेटिंग रूम में काम आ जाता है, ये लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़, एम्बुलेटरी क्लिनिक है, क्राइसिस और इमरजेंसी सिचुएशन में आप ये काम कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है कि केयर फ्रेगमेंट हो जाएगी, अलग अलग पर्सन देंगे। उसके बाद क्या, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। उसके बाद क्या, फॉलोअप और पेशेंट प्रोग्रेस के टाइम पे प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वो सारे के सारे अनरजिस्टर्ड है, उन्हें इतना नहीं नॉलेज है। उसके बाद क्या है, जो अगर आप यूएपी का यूज़ कर रहे होगे वो भी आपका अनलाइसेंस्ड है, उन्हें कुछ नॉलेज नहीं होती इतनी। उसके बाद क्या, कुछ वर्कर्स जो है वो अनचैलेंज्ड फील करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने रोल में तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी उन्हें। उसके बाद क्या, वो सिर्फ अपने एफर्ट्स पे देखते हैं, ये नहीं देखते कि ओवरऑल रिजल्ट हमें चाहिए, वो सिर्फ अपने एफर्ट्स को देखेंगे। उसके बाद पेशेंट जो है वो कन्फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग केयर प्रोवाइडर है, तो भी उसने एक ही चीज़ एक को बताई है, फिर वो दूसरा के पूछेगा, वो उसे बताएंगे, तो वो कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। फिर और उसके बाद क्या है कि अब जो है पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा अच्छे से। उसके बाद क्रिटिकल चेंजेस जो होंगे वो अनोटिस हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक पेशेंट की केयर आप कर रहे हो तो उसी की केयर कोई और कर रहा है, तो आपको शुरू से सारा कुछ पता है, बट उस नए पर्सन को नहीं पता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। इससे क्या होगा, पेशेंट और फैमिली दोनों का डिससेटिस्फैक्शन होगा। अब इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग केयर क्या है, क्योंकि देखिए जो बहुत से नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो ये मानते हैं कि जो लो स्किल टास्क अगर हम यूएपीज़ को देंगे तो क्या हो जाएगा, यूएपी मतलब यूएपीज़ को दिया जाएगा जो लो वाला काम है, तो जो प्रोफेशनल नर्स है उसको पास क्या है, जो उसके पास अभी मेन सारी स्पेसिफिक नॉलेज है, तो वो इन वाले कामों से बच जाएगी। लाइक हमें वाइटल्स लेने होते हैं तो स्टाफ वो ना लेकर के, अब देखो अब वो जो स्टूडेंट को लेने पड़ते हैं, तो वो वाइटल अगर स्टूडेंट ले रहा है तो वहाँ पे स्टाफ फ्री हो जाता है, तो वो दूसरे जगह पे काम कर सकता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि शॉर्ट नंबर मतलब बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, अनस्किल्ड पर्सन को भी आप स्किल बना सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। डिसएडवांटेज है कि फ्रेगमेंटेड केयर हो जाएगी, पुअर कम्युनिकेशन हो जाएगा स्टाफ मेंबर्स के बीच में, लेस क्वालिटी कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद क्या, प्रोफेशनल नर्स डिससेटिस्फैक्शन होगा। टीम नर्सिंग 1950s में आया था। इसमें क्या था कि आपको क्या करना है, जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको डिक्रीज़ करना है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इससे क्या होगा कि डेवलप क्या हुआ कि जो फ्रेगमेंटेड केयर है वो कम हो गई, ताकि फंक्शनल नर्सिंग चलती रहे। टीम नर्सिंग में जो एनिसिली पर्सनल होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशनल के अंडर पे काम करके, ठीक है। इसमें इंचार्ज नर्स होती है, टीम लीडर हो गए 3। टीम लीडर में क्या करना है, एक नर्सिंग स्टाफ उनके अंदर असाइंड होते हैं, और नर्सिंग स्टाफ के अंदर जो होता है वो पेशेंट्स असाइंड होते हैं। तो इसमें नर्स मैनेजर का रोल क्या रहता है कि वो टीचिंग और कोऑर्डिनेशन करवाएगी पेशेंट एक्टिविटीज़ का, एक से ज़्यादा यूनिट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। उसके बाद ये देखेगी कि कौन सी नर्स जो है वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है और इंटरेस्ट है कि वो इंचार्ज नर्स बने या टीम लीडर बने, तो उसे वो बना देंगे, ठीक है। स्टाफ जो है, स्टाफ मिक्स को देखना है आपको। उसके बाद क्या है, ओरिएंट टीम मेंबर्स को नर्सिंग टीम की तरफ ओरिएंट करवाना है। उसके बाद और एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करते रहनी है, ठीक है। इंचार्ज नर्स का क्या रोल होगा कि वो एक टीम लीडर और दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच का एक मीडिएटर की तरह काम करेगी। उसके बाद सपोर्ट्स प्रोवाइड करेगी शिफ्ट बाय शिफ्ट। टीम लीडर का रोल क्या होगा कि वो क्या करेगी, और नर्सिंग केयर प्लान्स को अपडेट करेगी। उसके बाद वर्क बांटेगी। उसके बाद सुपरवाइज़र कोऑर्डिनेट करेगी टीम मेंबर्स को, और उसके बाद क्या करेगी, टीम मेंबर्स को असिस्ट करेगी। उसके बाद वो क्या करेगी, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही टीम मेंबर्स को उसको रिजॉल्व करेगी। उसके बाद क्या करेगी, मेंबर्स के साथ फॉलोअप लेगी, ताकि ये देखने के लिए कि पेशेंट को केयर प्रोवाइड हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, किस हिसाब से वो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद पेशेंट केयर कॉन्फ्रेंसेस करवाएगी। डायरेक्ट केयर नर्स रोल क्या है इसमें कि टीम नर्सिंग यूजेस द स्ट्रेंथ ऑफ केयर गिवर की, उसकी जो भी है किस हिसाब से उसकी स्पेशलिटी उस हिसाब से काम करेंगे। उसके बाद जो है वो जहाँ पे कुछ नर्सेज अपनी एक्सपर्टाइज के लिए जानी जाती हैं, जैसे कुछ जो है कोई भी टास्क है वो उसको स्पेसिफिकली जानती हैं, स्पेशली जानती है, तो उनके गाइडेंस में वो काम किया जाता है। डायरेक्ट जो पेशेंट केयर एक्टिविटीज़ होती हैं वो टीम लीडर के अंडर की जाती हैं। उसके बाद जो है नर्स का काम क्या होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन के उस पर काम करती है। वो ये जानती है कि पेशेंट को क्या केयर देनी है, उसकी क्या कंडीशन है, तो उस हिसाब से एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन वर्क करती है। एडवांटेज क्या है कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन अच्छा होता है, इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहता है। उसके बाद क्या, ऑर्गेनाइजेशनल जो डिसीजन मेकिंग होगी वो लोअर लेवल पे हो जाती है। उसके बाद जो मेंबर्स हैं वो अपने एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंगली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसको एलपीएन और यूएपीज़ को जो भी है वो कुछ फंक्शंस कर सकते हैं, जैसे बेड मेकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, कलेक्टिंग डेटा, जिसमें कोई एक्सपर्टाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो वो सब कर सकते हैं। उसके बाद पेशेंट केयर नीड्स जो होती है उनको क्या करना है, मोर देन वन स्टाफ मेंबर प्रोवाइड कर सकता है। तो इसमें जैसे पेशेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम बेड टू चेयर, तो ये इजीली कोऑर्डिनेट हो जाता है। एडवांटेज क्या रहता है कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप में रहेगा। उसके बाद क्या है, ऑटोनॉमी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी
टीम शेयर करती है। उसके बाद जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा रहता है। डिससेटिस्फेक्शन में कि असाइनमेंट इक्वल नहीं हो सकता। अगर ये पेशेंट एक्टिविटी के बेस पे होगा तो ये मोनोटोमस हो जा या फिर मोनोटोमस होगा तो तभी भी प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि अगर एक नर्स है वो कॉन्टिन्यूसली एक ही कंडीशन में पेशेंट की उसको केयर प्रोवाइड कर रही है तो उसको अजीब लगेगा कि यार जैसे हिप रिप्लेसमेंट वाले हैं तो सिर्फ वो उनको केयर प्रोवाइड करी तो अब वो एक ही टाइप के पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए केयर प्रोवाइड करेगी तो उससे भी डिससेटिस्फेक्शन होगा कि मुझे कुछ न्यू क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रॉब्लम इन डेलीगेशन कम्युनिकेशन, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न रहता है ताकि इसकी वजह से क्या होता है टीम नर्सिंग जो है वो कम इफेक्टिव हो जाती है। उसके बाद क्या है कि सबसे पहले ये जो एसोसिएशन होता है इसका वो मेन रहता है इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के साथ। यानी कि मेरा फिलोसफिकल बिलीव क्या है कि वो इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है। उसके बाद जो है ग्रेट डील ऑफ टाइम इज़ नीडेड, क्योंकि एक लीडर को चाहे कम्युनिकेट करना, सुपरवाइज करना, कोऑर्डिनेट करना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। उसके बाद जो है कॉन्टीन्यूटी जो होती है वो सफ़र कर सकती है क्योंकि टीम मेम्बर्स में चेंजेस आएंगे, लीडर में चेंजेस आएंगे, पेशेंट असाइनमेंट में चेंजेस आएंगे। कोई भी एक पर्सन जो है वो टोटल पेशेंट को कंसीडर नहीं करता है कभी भी, ठीक है। उसके बाद जो होता है रोल कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, या फिर टीम लीडर के अगेंस्ट भी मन में कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि अब जो होगा जैसे कि कोई स्टाफ है वो पेपर वर्क कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो फिज़िकल नीड्स पे नहीं जाएगा पेशेंट की, और जो कोई फिज़िकल नीड्स पे जा कर रहा है मीन तो पेपर वर्क पे नहीं जाएगा, तो इससे डिससेटिस्फेक्शन ज़्यादा रहता है, रोल कन्फ्यूजन रहता है। So thank you so much guys for watching this part 1. So thank you so much for watching and keep supporting, and if you have any queries please drop them in the comment section. Thank you so much.